लैंग्वेज इज इन आर। अब एग्जाम्पल में क्या होगा आर की, कि भाई जितने भी रेगुलर लैंग्वेजेस हमारे पास हैं, हमने पहले देखे, वो सारे आर में हैं। अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो हम उस पर DFA को रन कर सकते हैं फॉर दैट लैंग्वेज ऑन द स्ट्रिंग W, and then either accept or reject that string based on where it's going to end। जैसे कि हमारी एग्जाम्पल थी 0 to the power n 1 to the power n, जहाँ पे 0 के n नंबर ऑफ जीरोज आ सकते थे, 1 n नंबर ऑफ n नंबर ऑफ वंस आ सकते थे। ये सारे के सारे जो है वो आर में मौजूद है। उसी तरीके से जो ट्यूरिंग मशीन हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी वो एक डिसाइडर था, और उसी तरीके से जो हमने वेरीफाई किया था मल्टीप्लिकेशन को, वो भी एक आर में ही मौजूद था। तो जो ट्यूरिंग मशीन मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाई गई थी वो भी एक डिसाइडर है। तो ये सारे ट्यूरिंग मशीन्स जो हैं वो डिसाइडर्स ही कहलाएंगे। अब ये आर हमारा मैटर क्यों करता है? अगर कोई भी लैंग्वेज आर में है तो उसके लिए हम कहेंगे कि भाई उसका एक एल्गोरिथम मौजूद है दैट कैन डिसाइड मेंबरशिप इन दैट लैंग्वेज। और उसका तरीक़ेकार क्या है कि भाई आप डिसाइडर को रन करें और ये चेक करें कि वो क्या बोल रहा है। अगर एक एल्गोरिथम मौजूद है दैट कैन डिसाइड द मेंबरशिप, देन द लैंग्वेज इज़ इन आर। और हमने वो कहाँ देखा था? वो हमने चर्च ट्यूरिंग थीसिस में देखा था कि कोई भी इफेक्टिव मॉडल ऑफ कंपटीशन इज इक्विवेलेंट इन पावर टू अ ट्यूरिंग मशीन। इसीलिए अगर हमारे पास कोई भी एल्गोरिथम मौजूद है फॉर डिसाइडिंग अ मेंबरशिप इन द लैंग्वेज, देयर इज़ अ डिसाइडर फॉर इट, एंड therefore this language belongs to R। और इसके लिए हमारे जो है वो फाइनल वर्डिक क्या होगी कि भाई a language is an R if and only if there is an algorithm for deciding membership in that language। तो ये बात आ गई R की। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या R RE के बराबर है? जैसा कि हमने देखा कि भाई डिसाइडर जो है वो ट्यूरिंग मशीन है, लेकिन सारे ट्यूरिंग मशीन डिसाइडर नहीं है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आर जो है वो आर ई का एक सबसेट है, यानी आर जो है वो आर ई के अंदर मौजूद है। और इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आर आर ई के बराबर है। और वो कैसे होगा कि अगर हम ये वेरीफाई कर सके कि कोई भी स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज के अंदर मौजूद है, क्या हम उसके लिए डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर दिस स्ट्रिंग इज इन द लैंग्वेज और नॉट। तो अब हमारे पास दो डिफरेंट पिक्चर्स आ जाती है। एक पिक्चर ये आ रही है कि भाई हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है, CFLs हैं, RE एक सेट के अंदर मौजूद है और फिर बाकी सारे लैंग्वेजेस हैं। और उसके बाद एक डिफरेंट हमारे पास पिक्चर आ रही है कि भाई हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है, CFL है, R है, RE है। अब आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि भाई इन दोनों में से विच पिक्चर इज़ करेक्ट? तो क्या आप लोग का जवाब क्या होगा, कौन सी पिक्चर करेक्ट है? ये वाली जिसमें आर और आर ई एक ही सेट के अंदर मौजूद है, या आर अलग से है और आर ई अलग से है? यानी जिसमें कहा जा रहा है कि भाई एक आर है, रेगुलर लैंग्वेज है, फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, फिर आर लैंग्वेज है, फिर आर ई लैंग्वेज है। हाँ भाई। तो आई थिंक जो पहली डायग्राम है, हम्म। ये फर्स्ट वाली। डायग्राम मुझे लग रहा है कि ये करेक्ट लग रही है। Yes, the first one is ठीक है, तो ये दो पिक्चर्स हमारे पास मौजूद है। अभी हम आगे कुछ स्लाइड देखेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई कौन सी करेक्ट है। ठीक है, अब इसको स्टडी करने के लिए हम देखते हैं कि भाई आर इज क्लोज्ड अंडर कम्प्लीमेंटेशन में हम इसको डिसाइड करते हैं कि भाई अगर कोई लैंग्वेज आर को बिलोंग करती है तो लैंग्वेज का रेसिप्रोकल भी आर को बिलोंग करेगा। वो कैसे होगा कि भाई आपके पास एक स्ट्रिंग आई, आपने डिसाइडर फॉर एल किया और उसको इन दोनों इस तरीके से स्टेट्स में डिवाइड कर दिया कि अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट कर दो। तरीक़ेकार क्या होगा कि आपने मशीन का रेसिप्रोकल चलाया किस पे? आउटपुट डब्ल्यू पे। रन एम ऑन डब्ल्यू, इफ़ एम एक्सेप्ट द स्ट्रिंग रिजेक्टेड, इफ़ एम रिजेक्ट्स द स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। तो ये क्या हो गया? ये कंप्लीमेंटेशन हो गई कि इसके इस तरीके से आप करेंगे तो ये हॉल्टिंग कंडीशन में, इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगा, हॉल्टिंग कंडीशन में चला जाएगा कि भाई एक्सेप्ट करो तो उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करो तो उसको एक्सेप्ट कर दिया। अब वापस से
उसी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि भाई क्या आर आर ई के बराबर है। अब पीछे जो हम अभी जो हमने ये डायग्राम में देखा कि भाई आर इज क्लोज्ड अंडर कंप्लीमेंटेशन, उसके हिसाब से हम ये रिजॉल्व कर सकते हैं कि भाई क्या आर आर ई के बराबर है। अगर आर हमारा आर ई के बराबर है तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि देयर इज सम रिकॉग्नाइजेबल फॉर एनी आर ई लैंग्वेज आर, देयर हैज़ टू बी अ डिसाइडर फॉर एल। हमने उसका एक डिसाइडर बनाना पड़ेगा। अगर आर आर ई के बराबर नहीं है तो हमें सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज आर ई में ऐसा मालूम करना होगा जो कि आर का नहीं हो। तो रिकॉल करते हैं उसी चीज़ को। एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज जो है वो क्या होती है कि भाई इट बिलोंग्स टू आर ही। तो क्या वो लैंग्वेज आर को भी बिलोंग करेगी? अब एक हॉल्ट की एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हॉल्ट में क्या था कि भाई ये यूनिवर्सल लैंग्वेज ऐसी है जो कि आर को बिलोंग नहीं करती। आप अज्यूम करें कि भाई आपके पास एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि आर को बिलोंग करती है। अब जैसे कि आर जो है वो कॉम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्लोज्ड है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ए टी एम आर को बिलोंग कर रहा है। अब क्योंकि हमने ये कहा कि भाई आर इज़ अ सबसेट ऑफ आर ई, दैट मीन्स ए टी एम ऑल्सो बिलोंग्स टू आर ई। लेकिन मसला क्या हुआ कि क्योंकि हमने अभी ऊपर थ्योरम ये बताया है कि भाई ए टी एम जो है वो बिलोंग्स टू आर ई नहीं करता, तो बिलोंग्स टू आर नहीं करता, तो ये इम्पॉसिबल होगा कि हम ये कैसे बताएं कि वो आर ई को भी बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे एक कंट्रडिक्शन आ गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा एजम्पशन जो है वो गलत है। देयरफॉर ए टी एम डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। तो इस वजह से जो सेकंड वाली डायग्राम थी वो करेक्ट थी कि आपके पास रेगुलर लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं, आर लैंग्वेजेस हैं, आर ही लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आपके पास यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है। इसके अलावा जब आप इससे बाहर जाएंगे तो आपके पास फिर ए बार टी एम आ जाएगा और डायगोनलाइजेबल लैंग्वेज आ जाएंगे। ये लैंग्वेजेस जो है वो आर ई से भी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई ए टी एम जो आर ई को बिलोंग कर रहा है लेकिन आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे किया कि भाई ए टी एम जो है वो आर को बिलोंग नहीं करता, लेकिन वो आर ई को बिलोंग करता है, जैसे कि यहाँ पे हमने शो किया था पहले। यहाँ पे शो किया था कि भाई अगर कोई लैंग्वेज हमारे पास जो है वो आर ई में है तो वो इस तरीके से फाइंड आउट से, इफ यू फाइंड इट एक्सेप्ट इट, इफ यू डोंट फाइंड इट कीप लुकिंग फॉर इट। तो ए टी एम यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है, उसका हमने ये प्रूफ कर दिया यूजिंग दिस रैशनल दैट if a language is in universal Turing machine, it belongs to RE। लेकिन जब हम उसको belongs to R करने जाएं तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि भाई ATM does not belongs to R। तो इसी वजह से ATM जो है वो R को बिलोंग नहीं कर रहा बल्कि RE को बिलोंग कर रहा है। तो इस वजह से ये डायग्राम जो है वो करेक्ट डायग्राम है, और ये पूरी जो है वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की लिमिट है, लिमिट ऑफ कंप्यूटेबिलिटी है कि आपके पास अगर कोई मशीन गिवन है। अब ट्यूरिंग मशीन जो है वो इन सब पे काम करेगा, ऐसा नहीं कि ट्यूरिंग मशीन सिर्फ यहीं पे काम करेगा। ट्यूरिंग मशीन आर के लिए भी बनेगा, ट्यूरिंग मशीन सी एफ एल के लिए भी बनेगा, ट्यूरिंग मशीन रेगुलर लैंग्वेज के लिए भी बनेगा, और ट्यूरिंग मशीन जो है वो अदर लैंग्वेजेस के लिए भी हम बना सकते हैं जो कि ए बार टी एम होंगे, या फिर उसको कहा जाएगा वो नॉन यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन होंगे, और वो एक डायगोनलाइजेबल लैंग्वेज के लिए होते हैं। अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछे, फिर आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं? सर एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास आर जो है हम्म। वो अगर इक्वल नहीं होता है आर ई के, तो हम्म। मशीन होल्ड स्टेट पे जाएगा या इनफाइनाइट लूप पे जाएगा? नहीं देखो, अभी तो हमने ये बात की कि भाई ए टी एम जो है वो एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है जिसको हमारा ये प्रूव्ड है कि भाई वो आर ई से बिलोंग करता है। क्या वो आर से बिलोंग करता है या नहीं, उसके लिए हमने